गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़े थे नेटवर्क्स का बेसिक टॉपिक पढ़े थे अपन, जिसमें अपन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें अपन एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स पढ़े थे, लीनियर नॉन लीनियर पढ़े थे, बायलैटरल लेटरल पढ़े थे, बायलैटरल और यूनिलैटरल पढ़े थे अपन, है ना। तो ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़े थे अपन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव और पैसिव मैंने बता दिया था क्या एक्टिव होता है क्या पैसिव होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। देखो एक्टिव एलिमेंट वो बताया था जो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी देगा, डिलीवर कर सकता है, तो ये होगा आपका सोर्स। ठीक है। अब देखो एक्टिव दो टाइप के होंगे। क्या होगा पहले? इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल का। इंडिपेंडेंट, दूसरा होगा डिपेंडेंट। ओके। सोर्स हो सकता है, एक्टिव वो होता है, एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो इनफाइनाइट टाइम तक अपना एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे जिनका करंट लिविंग टर्मिनल इज पॉजिटिव, है ना। या फिर ऐसे क्वाड्रेंट की बात करें तो ऐसे जहां पर V/I का रेशियो नेगेटिव है, वो एक्टिव है। जहां करंट लिविंग टर्मिनल पॉजिटिव हो, ये हो गया एक्टिव सोर्स। पैसिव की बात करें अपन, डायरेक्ट एग्जांपल अगर अपन लेंगे अपन, ठीक है। तो ये सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से करंट सोर्सेज होते हैं अपने, है ना। तो यहां पर भी दो होगा, वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स भी चार होंगे, फिर चार होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। क्या क्या पहले, अगर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये तो हो गया करंट सोर्स हो गया। अब वोल्टेज सोर्स भी कर लो, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्लियर है इतना? ये डिपेंडेंट है। क्या क्या होता है अपन बाद में बात करेंगे। इसमें अगर बात करें बेसिकली तो तुम्हारा लीनियर नॉन लीनियर होता है, एक लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ओके। लीनियर में भी नॉन लीनियर है, लीनियर रेजिस्टेंस, लीनियर इंडक्टेंस, लीनियर कंडक्टर, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर इंडक्टर, नॉन लीनियर कैपेसिटर। क्लियर है इतना? तो इतना चीज होता है, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ेंगे पहले सोर्सेस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता क्या है ये जानना है। सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस समझना है। इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। देखो पहला है आ गया वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है? सिंपल सा है, ये आपका Vs है, दिस इज वोल्टेज सोर्स, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है एंड दिस इज करंट, ठीक है। इसमें अगर मैं इस तरफ अगर मैं करंट रखता हूँ,
ये करंट कौन सा है? जो वोल्टेज सोर्स से फ्लो हो रहा है वो करंट है। करंट और टर्मिनल वोल्टेज का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यही मिलेगा मेरे को, ठीक है। दिस मैग्नीट्यूड इज Vs। क्लियर है इतना? वोल्टेज और करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं इंडिपेंडेंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्सेज में, ठीक है, इंडिपेंडेंट छोड़ो अभी, सोर्सेज है, ठीक है, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को। वोल्टेज सोर्स है ये, दिस इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जहां पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है उससे करंट डिलीवर कर रहा है, ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इज Vt। पूरा Vs ही Vt बन रहा है। आई बात समझ में? तो अगर मैं वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है मेरे को, टर्मिनल वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाऊं तो Vs ही मिल रहा है थ्रू आउट, ठीक है। ये हो गया इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट का अगर मैं बनाऊं, डिपेंडेंट का यहां बनाऊं, ये Rs है, ये Vs है, ये करंट है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। ये हो गया आपका डिपेंडेंट। क्लियर है इतना? क्या फर्क है बताता हूं। ये आपका इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट ही है। दिस इज आइडियल, आइडियल वोल्टेज सोर्स, दिस इज प्रैक्टिकल। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। उसमें बताना भूल गया था मैं, ये एक्टिव सोर्स है, एक्टिव है 2 में बटा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में 2 में फिर बटेगा आइडियल और प्रैक्टिकल। ये भी होगा वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, ये भी होगा वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स। ये सेम है जो बताया हूँ मैं, ये 4 में टूटेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो है आइडियल और प्रैक्टिकल में टूटेगा। आइडियल के भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होंगे, प्रैक्टिकल के भी होंगे। तो अपन अभी पहले वोल्टेज सोर्स पढ़ रहे हैं, एक आइडियल है और एक प्रैक्टिकल है। अंतर क्या है दोनों में बता दो। देखो आइडियल में क्या होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का वो 0 होता है, ठीक है। यानी कि इसको कर्व के भाषा में बोलूं तो जो टर्मिनल आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एलिमेंट या करंट फ्लोइंग थ्रू सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स को मैं एलिमेंट बोलूंगा, ठीक है। व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका टर्मिनल वोल्टेज, जहां पर उसको वोल्टेज पहुंचाने, सोर्स है ना, इसको तो वोल्टेज पहुंचाना है कहीं, तो जहां पर इसका टर्मिनल वोल्टेज है उसका टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। यहां पर देखो, जबकि प्रैक्टिकल में क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। कैसे जानोगे? Vt क्या होगा यहां पर, Vs क्या होगा, Vs इज इक्वल टू I इंटू RS प्लस Vt, ये होगा। तो Vt क्या आया, टर्मिनल वोल्टेज क्या आया, Vs माइनस IRS आया। किस पे डिपेंड हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। ये है प्रैक्टिकल और आइडियल का अंतर। प्रैक्टिकल वो है जिसका टर्मिनल वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट।
कम होते जाएगा। जैसे जैसे करंट की मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा VT कम होते जाएगा। दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है, ये नॉन लीनियर है, सॉरी दिस इज लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। ये कांस्टेंट है तो नॉन लीनियर है, ये लीनियर है, ठीक है। इसको भी लीनियर नहीं बोलोगे, लीनियर ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाना चाहिए, इसको बोलोगे। इस पे कमेंट करोगे आप, क्या कमेंट करोगे? हाँ, ओरिजिन से क्रॉस होना चाहिए। अगर लीनियर है तो ओरिजिन से क्रॉस होना जरूरी है, ये नॉन लीनियर होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज हैविंग नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि ओरिजिन से क्रॉस नहीं हो रही है, ठीक है। इस पे बोला जाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है इतना? ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या लिखोगे आप? आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, जबकि प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस एलिमेंट के सीरीज में लगता है, ये भी याद रखना है। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि करंट सोर्स में पैरेलल में लगता है। वो इस वजह से क्योंकि वोल्टेज सोर्स करंट ड्रॉप करता है सीरीज में, जबकि करंट ड्रॉप कहाँ होता है? पैरेलल में। नहीं आया समझ? अरे भाई, इतना बड़ा सर्किट है, जितना भी बड़ा सर्किट बना लो, जितना रेजिस्टेंस डालो, तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम रहेगा कि अलग रहेगा? और वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस में अलग रहेगा। आई बात समझ में? तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, इसी वजह से। हाँ, और यही बात अगर करोगे, ठीक है, या चारों ब्रांच में वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर एक सोर्स लगा दियो करंट सोर्स, चारों में सेम रहेगा क्या? नहीं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। आई बात ये याद रखना, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, वोल्टेज सोर्स का सीरीज में होता है। प्रैक्टिकल में 0 होता है, जबकि आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0, जबकि प्रैक्टिकल में नॉन 0 होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका बेसिकली क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, बिकॉज VT इज नथिंग बट VS। तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है उससे क्या लेना देना टर्मिनल वोल्टेज को, है ना? जबकि यहां पर क्या है? VT इज इक्वल टू VS माइनस IRS, है ना? तो यहां पर डिपेंड हो रहा है करंट पे। तो लिखना आइडियल वोल्टेज सोर्स में लिखना, हियर टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स। आइडियल में लिखना, आइडियल वोल्टेज सोर्स में लिखना, हियर टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स। और लिखना एंड RS इज इक्वल टू 0। RS क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, या RINT भी लिख सकते हो उसको। RS इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, 0 रहेगा। प्रैक्टिकल में लिखना, हियर टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू वोल्टेज सोर्स, ठीक है। क्लियर है इतना? करंट सोर्स लिखो अब। ये देखो, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, कई बार ग्राफ भी दे देता है कौन सा आइडियल का है कौन सा प्रैक्टिकल का, ये पूछ देगा। हाँ, ठीक है, बेसिक टॉपिक है ये। वोल्ट करंट सोर्स लिखो। करंट सोर्स, ठीक है। पहला लिखना आइडियल,
आइडियल करंट सोर्स, ये क्या होगा? ठीक है, ये हुआ आइडियल करंट सोर्स। करंट सोर्स लगाया मैंने, ठीक है, इसके पैरेलल में लगता है, यहां पर कुछ नहीं लगा, यानी कि क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका? इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी कि ये जो सोर्स करंट है वो डायरेक्ट लोड में जा रहा है, जहां भेजना है वहीं जा रहा है, बीच में ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो अगर करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाएंगे तो लोड करंट मेरे को क्या मिलेगा? थ्रू आउट IS मिलेगा। ये लोड करंट है मान लो, तो थ्रू आउट IS मिलेगा मेरे को, है ना? वो पूरा करंट ही जा रहा है लोड करंट बन के। जबकि प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखा तो हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना? देखो उधर क्या था? आइडियल करंट, लिख लो पहले, लिख लिया। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था? टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। इधर क्या रहेगा? लोड करंट इज, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट। लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट। वोल्टेज इज दिस, यानी यहां पर VT है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखना, आइडियल करंट सोर्स में लिखना, लोड करंट इज independent of the voltage across the current source। ये आइडियल में, here RS is infinite। आइडियल करंट सोर्स हैज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल की बात करें, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल।
दिस इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, लार्ज होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है, यहां पर ऐसे लिखना, वेरी हाई। ठीक है, यहां पर वेरी हाई होता है, जबकि वहां पर लिखना वोल्टेज सोर्स वाले में लिखना वोल्टेज सोर्स के प्रैक्टिकल में लिखना आर एस इज वेरी स्मॉल। आर एस जीरो नहीं होता लेकिन वेरी स्मॉल होता है। लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, आर एस इज वेरी हाई, इनफाइनाइट नहीं होता लेकिन वेरी हाई। क्यों रखते हैं वेरी हाई? कम से कम करंट यहां जाए, कम से कम करंट जाए यहां। ठीक है, करंट सोर्स का क्या काम है? करंट देना। ठीक है, सर्किट में करंट डिलीवर करना। अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही कम रहेगा तो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, पूरा करंट यहां चल देगा। मेरे करंट सोर्स का काम है सर्किट में करंट प्रोवाइड करना, करंट डिलीवर करना। अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहा पैरेलल ब्रांच में तो पूरा करंट तो उधर ही चल देगा उसके थ्रू, तो सर्किट में करंट नहीं जाएगा। इस वजह से प्रैक्टिकल करंट सोर्स में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, मेगा ओम्स के रेंज में रहता है, किलो ओम्स के रेंज में रहता है, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग और सोर्स मैग्नीट्यूड उस हिसाब से रहता है, ताकि कम से कम करंट बस वहां पर लॉस हो मेरा। सेम वोल्टेज सोर्स में भी उसका इंटरनल वोल्टेज सोर्स का काम है सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करना। इस कारण उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगता है वो कम से कम होता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पर, इस वजह से कम रखा जाता है। करेक्ट है, ये सवाल आता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, जीरो, वेरी स्मॉल, वेरी हाई। वेरी हाई आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर है? इतना लिख लिया। ये आइडियल करंट सोर्स में क्या लिखे? हुज टर्मिनल वोल्टेज इज हुज लोड करंट हुज ऑफ द, और प्रैक्टिकल में क्या लिखे हो? हुज लोड करंट इज ये है ना, इस पे डिपेंडेंट है। क्लियर है इतना? ये हो गया आपका आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब अपन डिपेंडेंट में आते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस क्या है? किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ये पहला क्या है आपका? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स यानी कि इसको क्या बोलोगे आप? VCCS है क्या ये? वैसे करंट सोर्स है, किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो कुछ इस टाइप का बनेगा। करंट सोर्स है, इसका नैरो बना दो। ठीक है, करंट सोर्स है, डिपेंड किस पे? वोल्टेज पे। AVX। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर है इतना? कोई टर्मिनल वोल्टेज है जिस पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स है जो कि करंट पे डिपेंडेंट है। फिर करंट सोर्स बना लो। ठीक है, फिर करंट सोर्स बना लो। ये किस पे डिपेंड रहेगा?
BIX, ठीक है, BIX पे डिपेंडेंट है ये। कोई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट पे जिसपे कोई करंट है IX, उस पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो करंट सोर्स है बट डिपेंड ऑन करंट, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तीसरा क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज पे कंट्रोल्ड है, इसको भी बना लो। एक्चुअली इसको ना ऐसा बनाते हैं, स्क्वायर शेप में बनाते हैं इसको। डिपेंडेंट को ना ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा गोल वाला जो रहता है इंडिपेंडेंट को बनाते हैं, बाकी ऐसे डिपेंडेंट को बनाते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, ठीक है। VX मान लो, तो क्या आ गया ये CVX, ठीक है। वोल्टेज सोर्स तो है पर वोल्टेज पे कंट्रोल्ड है ये। चौथा क्या आएगा आपका? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट पे कंट्रोल्ड है। क्लियर है इतना? सिंपल मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं उस सर्किट का कोई वोल्टेज होता है या करंट होता है जिस पे डिपेंड होता है, उसका डायरेक्ट अपने को मैग्नीट्यूड नहीं मालूम होता है, ठीक है। पहले उस वेरिएबल को निकालना पड़ता है अपने को, तब फिर फाइनली उसका मैग्नीट्यूड बनता है, यानी डिपेंडेंट को अपने को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है। कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है वेयर ABCD आर कॉन्स्टेंट्स। ABCD जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट है। मान लो से 3 बोल लो तो 3VX, 4IX, 6VX, 8IX, यानी आपको बेसिकली पहले इस वेरिएबल को निकालना है, तब वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा। फिर आई बात समझ में? डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ना देकर किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिया रहता है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, बस यही है और कुछ नहीं है। डिपेंडेंट जो है थोड़े देर बाद इंडिपेंडेंट बन जाता है। जब वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, तब वो फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तब ये जाके क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपका सोर्सेस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब पढ़ते हैं अपन पैसिव। ये सब एक्टिव एलिमेंट है, क्लियर है? ये सब एक्टिव एलिमेंट है। एग्जाम्पल क्या है? एक्टिव एलिमेंट मैंने बताया 2 टाइप के, एक क्या था? इंडिपेंडेंट था, दूसरा डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का क्या है एग्जाम्पल? हाँ, इंडिपेंडेंट का क्या था एग्जाम्पल? इंडिपेंडेंट सोर्सेस का क्या था एग्जाम्पल? हाँ करेक्ट, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। डिपेंडेंट का क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल हाँ, वो तो टाइप हो गए, वो तो टाइप्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ओपैम्प, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, हाँ मॉसफेट भी है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो पैसिव एलिमेंट, RLC के बारे में।
रेजिस्टेंस, पैसिव एलिमेंट में पहला है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस सब जानते हो इसको, फिर भी कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस ठीक है, कोई V है, वोल्टेज सोर्स है, करंट I फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है। पावर कितना आएगा? I²R, जबकि एनर्जी या वर्क डन आएगा कितना? I²RT। ये होगा, ये वॉट्स है, ये जूल है। क्लियर है? देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी है, दिस इज एनर्जी इज नथिंग बट क्या है ये? गुड, हीट। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? हीट एनर्जी में। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ये। ठीक है, आर क्या होता है? रो L/A ये होता है। वेयर रो इज, रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या होता है यूनिट? ओम मीटर। ओम मीटर होगा ना, यहीं से निकालो ना, मीटर स्क्वायर और मीटर कट गया तो ओम मीटर होगा ना। ठीक है, रजिस्टिविटी, हाँ ठीक है। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। पहले नाम याद रखो, इसका सब जानते हो। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। 1/R यानी कि कैपिटल G को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, नाम याद रखो इनका। लिखो, resistance is a property of resistor. Resistance is a property of resistor it always opposes the current. It always opposes the current. It converts electric energy to heat energy. ठीक है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। जी क्या होता है? 1/R। रो मालूम है। सिग्मा क्या होता है? 1/, नाम याद रखो वे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना क्लियर है?
ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल लेंथ है, स्मॉल एल। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। ठीक है, अब देखो याद रखना, करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज जे, क्या बोलते हैं इसको, करंट डेंसिटी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, यानी क्या हुआ इसका, एम्पियर। क्लियर है, दिस इज करंट डेंसिटी, जे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये क्या होता है, V बाई एल, बताया था, सब बताया हूँ मैं पहले दिन। E इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, Q1 बाई आर स्क्वायर, वेयर वोल्टेज इज, ये लिखवाए हो ना, ये 12वीं पढ़े हो सब, Q बाई आर। फिर बता देता हूँ, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर। ये सब 12वीं में पढ़ चुके हो, ठीक है, ये सब 12th में पढ़ चुके हो, यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर मेरे को 10वीं में भी जाना पड़ेगा, फिर 10वीं का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो 8वीं में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं है। हाँ, अपने का आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, पीछे नहीं जाना है। ये क्लियर है, ये इसका मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, E इज नथिंग बट V बाई एल, R है ना, रेडियस इज नथिंग बट लेंथ ही है, तो V बाई एल। ये क्लियर है इतना, इसका क्या होगा यूनिट, वोल्ट पर मीटर। ये क्लियर है, ओम्स लॉ लिखना, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस हो और ओम्स ना आए। ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट डेंसिटी इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये ओम्स का पहला लॉ है, ये जो तुम लोग पढ़े हो ना वो अलग है, वो रूपांतरित है। वो ओम्स का ओरिजिनल लॉ ये है, करंट डेंसिटी इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है सिग्मा, ये है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, ये है आपका ओम्स लॉ। कभी भी ओम्स लॉ पूछे तो वाला नहीं बताना है, ये बोलना है, करंट डेंसिटी इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखो J को क्या लिखूंगा मैं, करंट बाई एरिया, सिग्मा को क्या लिखूंगा 1 बाई, E को क्या लिखूंगा V बाई एल। क्लियर है, अब क्या होगा, करंट इज इक्वल टू V A डिवाइडेड बाई रो एल, I इज इक्वल टू V बाई R। आया समझ, ठीक है, यहां से आया है I इज इक्वल टू V बाई R। दिस इज ओम्स सेकेंड लॉ। ओम्स का पहला लॉ ये है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, हमेशा ओम्स लॉ क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वहां से तोड़ोगे तो ये आएगा। आई बात समझ में, I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज इक्वल टू IR, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये ओम्स लॉ हुआ। क्लियर है, अब देखो I प्रोपोर्शनल टू V कब होता है और V प्रोपोर्शनल टू I कब होता है, ये भी याद रखना।
ये Vs है, ये R है, ये V है, ये I है। दिस Vs इज नथिंग बट EMF। आई बात समझ में? EMF है नहीं? क्लियर है? आया बात समझ में? ऑलवेज करंट इज प्रोपोर्शनल टू EMF और वोल्टेज सोर्स। आया समझ? ये सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स EMF भी है और कोई एक वोल्टेज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस V भी है। ध्यान से समझना अंतर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। Vs क्या है? EMF है। EMF है या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स है। Vs वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या वोल्टेज सोर्स डिपेंड है क्या इस करंट पे? नहीं है, वो तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन दिस करंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस वोल्टेज सोर्स। आया समझ? I प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। आया समझ? V इज प्रोपोर्शनल टू I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये दोनों का मतलब अलग होता है। हाँ, दिस करंट इज डिपेंडेंट ऑन Vs। EMF of any circuit or source of any circuit is independent of the current flowing through that circuit। क्लियर है इतना? ठीक है? ये Vs जो है इंडिपेंडेंट है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नहीं बोलना, EMF बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स। ठीक है? ये सोर्स है या EMF है, लेकिन V जो है इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि V इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट। तो ये डिपेंड है I पे, करेक्ट? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, नथिंग बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, IR। तो I पे डिपेंड है। ठीक है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? ओम्स लॉ ये है। तो ओम्स लॉ क्या बोलोगे हमेशा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट। वोल्टेज नहीं बोलना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? अच्छा, एक और चीज जानो। ओम्स लॉ बोलने से पहले एक लाइन और जोड़ना पड़ता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, तीन चीज होता है, याद रखना। तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। एक कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, और तीसरा क्या होता है? इंसुलेटर। तीन टाइप के होते हैं मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मटेरियल तीन टाइप के होते हैं। ये तीनों की रजिस्टिविटी की बात करो। रजिस्टिविटी ऑफ ऑल दिस थ्री इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर के केस में क्या होता है? रजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू R। रजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट पे इफेक्ट आएगा। कंडक्टर पे क्या होता है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमी कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, रजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। क्यों पता है? सेमी कंडक्टर, नाम ही उसका सेमी है। एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, उसके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है।
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वैलेंस बैंड रहता है ना, उसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और जाते हो किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी सुधरती है। तो कंडक्टिविटी सुधरेगी तो रजिस्टिविटी कम होगी, याद रखना, ठीक है। कंडक्टिविटी सुधरती है क्योंकि वैलेंस बैंड के जो होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उनके में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, वो टूटते हैं तो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है जबकि रजिस्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर का बताओ भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी पे कोई असर? ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का। क्लियर है? इसको क्या बोलोगे, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है? अब ओम्स लॉ मिलाओ। हाँ ठीक है, एक होता है सुपर कंडक्टर, एक और होता है इन सब का बाप सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रजिस्टिविटी इज 0। सुपर कंडक्टर का एग्जांपल मरकरी। सुपर कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, उसकी रजिस्टिविटी 0 हो, ऑलमोस्ट 0 हो, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो, किसी भी कंडक्टर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ बोलने से पहले बोलना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट is directly proportional to current flowing through that element. Clear है? क्लियर है इतना? ठीक है, अब लिखो इंडक्टर। इंडक्टर भी देखो, जल्दी जल्दी बताता हूं इसको। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जबकि कोई कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत होगा, हर कॉइल में मैग्नेटिक, तो यहां पर क्या रहेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि सिंगल कंडक्टर है, ये कॉइल है आपका, इंडक्टर है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। फैराडेज लॉ लिखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे लॉ ये बोलता है कि कोई भी कंडक्टर Faraday's law, when conductor cuts
when conductor cuts a magnetic line of force and EMF induced in the conductor. An EMF induced in the conductor is directly proportional to rate of change of flux. हाँ, directly proportional to rate of change of flux. ठीक है, ये आपका सिंगल कंडक्टर है, जबकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है आपका, मान लो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, उसको कट कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अगर कंडक्टर या फिर आपका फील्ड, दोनों में इसको एक घूम रहा होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको क्या बोलोगे, डायनेमिक ईएमएफ इंड्यूस्ड। E इज इक्वल टू रहेगा BMLV साइन थीटा। ठीक है, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज वेलोसिटी, किस वेलोसिटी में आपका फील्ड या कंडक्टर घूम रहा है। दोनों में इसको एक घूमेगा ना, या कंडक्टर घूमेगा या तो फील्ड घूमेगा। ठीक है, और ये उनके बीच का एंगल है, कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल है। तो दिस इज E इज इक्वल टू BMLV साइन थीटा। देखो, इंडक्टर भी दो टाइप के होता है, एक क्या होता है एयर कोर और दूसरा आयरन कोर। एयर कोर जो रहता है ना वो लीनियर होता है। एयर कोर जो रहता है ना ये लीनियर होता है, लीनियर इंडक्टर बोलते हैं इसको, लीनियर इंडक्टर। whereas iron cone is non-linear इंडक्टर। ठीक है, डिफरेंस समझो पहले, नॉन लीनियर इंडक्टर। ये याद रखना, साई, ठीक है, इज इक्वल टू N फाई। साई क्या है पता है, फ्लक्स लिंकेज, किसी कंडक्टर में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। साई इज नथिंग बट इज इक्वल टू N फाई। फाई अपने को मालूम है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो साई इज इक्वल टू, हाँ, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N फाई, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो L आ गया। ठीक है, क्लियर है इतना। साई इज प्रोपोर्शनल टू फाई था ना, ठीक है, तो क्या रहेगा, साई इज प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, साई इज प्रोपोर्शनल टू फाई तो साई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई तो N फाई आ गया, साई के जगह N फाई लिखा है Li, तो L इज इक्वल टू क्या आया, N फाई बाई आई। ठीक है, अगर लीनियर एयर कोर कंडक्टर की बात करूं मैं, तो फ्लक्स और करंट के बीच का ग्राफ बनाओ तो क्या आएगा, लीनियर आएगा एयर कोर का। ठीक है, जबकि इन दोनों नॉन लीनियर में बनाऊं मैं फ्लक्स और इसका, तो एक समय के बाद सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, एक समय के बाद क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। V इज इक्वल टू L di बाई dt।
L इज इक्वल टू V बाय डी आई बाई डी टी। ठीक है, L और डी आई बाई डी टी का ग्राफ बनाओ, लीनियर आएगा। एयर कोर में, आयरन कोर में ये भी सैचुरेट होगा। डी आई बाई डी टी और L का बनाऊंगा, सैचुरेट होगा। एयर कोर, आयरन कोर। ठीक है, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए म्यू बाई एल। ठीक है, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए म्यू ज़ीरो म्यू आर बाई एल। वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये वाला फॉर्मूला लिख दिए, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए म्यू बाई एल। म्यू को लिखोगे आप म्यू जीरो म्यू आर। म्यू जीरो क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई 10 रेज टू माइनस 7, पाई 10 रेज टू माइनस 7। ये म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई 10 रेज टू माइनस 7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, 4 पाई 10 रेज टू माइनस 7 रहता है। ये परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्लियर है? अब ये बताओ मेरे को, L इज इक्वल टू क्या हुआ? V डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। L क्या करता है पता है? रजिस्टेंस क्या करता है? रजिस्टेंस किस चीज का अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट का। इंडक्टर किस चीज का अपोज करता है? सडन चेंज ऑफ करंट का। ठीक है, डी आई बाई डी टी का अपोज करता है। सडन चेंज ऑफ, सडन, धीरे धीरे हो, ग्रेजुअली हो, सडन नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसी कारण क्या होता है, फॉर डीसी सप्लाई, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट, फॉर डीसी सप्लाई में डी आई बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। टाइम के साथ तो बदल नहीं रहा है, क्योंकि ये टाइम है और ये मान लो डीसी करंट है, आई डी सी, तो ये फ्लैट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो डी आई बाई डी टी जीरो रहेगा, तो इंडक्टर क्या होगा? इंडक्टर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। इस कारण फॉर डीसी सप्लाई इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, फॉर डीसी सप्लाई इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। क्लियर है इतना? अब देखो, अगर मेरे को सडन चेंज करना है, इट डज नॉट, इट, ठीक है, ये क्या करता है? अलाउ नहीं करता सडन चेंज ऑफ करंट को। अगर करवाना है सडन चेंज ऑफ करंट, मेरे को करवाना है, सडन चेंज ऑफ करंट करवाना है का मतलब क्या होगा? डी टी इज इक्वल टू जीरो। सडन है ना? अरे भाई, इंडक्टर, इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है कि सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता है। चेंज करो करंट में,
लेकिन मेरे में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सडन चेंज मत करो, ग्रेजुअली करो, सडन मत करो। लेकिन मान लो आपको सडन करना हो, तो सडन करना हो तो dt क्या होगा, 0 होगा। सडन है तो टाइम तो 0 ही होगा। अगर सडन चेंज ऑफ करंट करना है तो dt 0 होगा, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी उस समय, अगर आपको सडन चेंज करवाना है इंडक्टर में तो इनफाइनाइट और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इंडक्टर के अक्रॉस, जो कि पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में? अगर आपको सडन चेंज करना है करंट में इंडक्टर के तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इंडक्टर के क्रॉस, जो कि पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, 2-3 चीज और जानो। एक आइडियल इंडक्टर होता है, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है। आइडियल और प्रैक्टिकल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर क्या होता है पता है? आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस कॉइल में रेजिस्टेंस नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकल इंडक्टर में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल इंडक्टर है, इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा सीरीज में होता है, जबकि आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। तो पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर इज 0, जबकि प्रैक्टिकल में पावर डिसिपेशन होता है। I²R होगा ना, यहाँ पर लिख लो, पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर इज 0 सिंस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर इज इक्वल्स टू 0 सिंस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, ये बनाना, इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखना काइनेटिक एनर्जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में लिखना काइनेटिक एनर्जी। जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। वोल्टेज के केस में जब वोल्टेज डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज रिलीज करता है वो। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एलिमेंट है। इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, क्लियर है? V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आई क्या होगा, I इज इक्वल टू 1/L माइनस इनफाइनाइट टू T, ठीक है, 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 V डी टी। ठीक है, I की वैल्यू इतनी होगी ना, क्लियर है इतना? ये हो गया आपका इंडक्टर। कैपेसिटर लिखो,
ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये टी तक होगा, है ना। डीसी सप्लाई में क्या होगा, ओपन सर्किट लिखवा दिया हूँ क्या? डीसी सप्लाई में डी आई बाई डी टी क्या होगा, मैं कैपेसिटर का लिखा दिया हूँ, 0 होगा, तो वी क्या हो जाएगा, 0, शॉर्ट सर्किट लिखना, सॉरी वहाँ से भी 0 होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है ना, तो डी आई बाई डी टी 0 होगा। फॉर डीसी सप्लाई या स्टेडी स्टेट कंडीशन डी आई बाई डी टी इज 0, तो वोल्टेज इज 0, करंट इज इनफाइनाइट, ठीक है, वोल्टेज इज 0, करंट इज मैक्सिमम, यानी कि कब होगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। रिवाइज करना, मैं वो कैपेसिटर का लिखवा दिया। फॉर डीसी सप्लाई एट स्टेडी स्टेट कंडीशन डी आई बाई डी टी क्या होगा, 0 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 0, तो ये 0 होगा तो वोल्टेज 0 होगा, वोल्टेज 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। अगर डी आई बाई डी टी 0 होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो भी इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज 0 होता है और करंट इनफाइनाइट मैक्सिमम होती है, तो उसको सुधार लेना। इंडक्टर के केस में फॉर डीसी सप्लाई एट स्टेडी स्टेट कंडीशन डी आई बाई डी टी इज 0, इट मीन्स वोल्टेज इज 0, करंट इज मैक्सिमम, इट मीन्स इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सप्लाई। कैपेसिटर लिखो, कैपेसिटर, ठीक है। ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, दिस इज नथिंग बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। यहाँ पर चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है, तो चार्ज स्टोर्ड इन एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दोगे, Q इज इक्वल टू CV, ये हुआ आपका कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोर्ड इन एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट टू पैरेलल प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन दिस टू प्लेट्स, ठीक है। तो क्या होगा आपका, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, इंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I। इसके केस में क्या हो रहा है, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो चार्ज वोल्टेज लीनियर आएगा, ठीक है। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, I इज इक्वल टू C dV बाई dt, dV बाई dt और C के बीच का कैरेक्टरिस्टिक बनेगा जो कि लीनियर आएगा, ठीक है। यहीं पर से फॉर्मूला निकालोगे, V इज इक्वल टू 1/C इंफिनिटी टू T I dt, ठीक है। आइडियल और प्रैक्टिकल कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर में पावर डिसिपेशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ये आइडियल है। जबकि प्रैक्टिकल में होता है,
पैरेलल में लगता है ना इसमें, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है ना, याद रखना। डिस्चार्ज करता है ये, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। देखो इसका पैरेलल में उसका सीरीज में क्यों लगता है, वो करंट की मैग्नीट्यूड को कम करने की कोशिश करता है जब ज़्यादा होता है तो, और ये जब वोल्टेज ज़्यादा चार्ज हो जाता है डिस्चार्ज करता है। ये डिस्चार्जिंग करंट इसी के थ्रू होता है जो पोलैरिटी को पलटता है, ठीक है। इसका पैरेलल एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है ना, अपोजिट। मान लो ये प्लस माइनस है, करंट फिर ऐसे फ्लो होगा, इसको इसकी पोलैरिटी को बदलेगा, जो प्लस था उसको माइनस बनाएगा, उसको प्लस करेगा, डिस्चार्ज करता है। इसको डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कैपेसिटर का। ये प्रैक्टिकल है, दिस इज आइडियल। तो आइडियल में फिर पावर डिसिपेशन नहीं है, लेकिन इसमें पावर डिसिपेशन होगा। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा किसमें, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में डालना पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एनर्जी की वैल्यू रहेगी हाफ CV स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। I इज इक्वल टू CdV/dt। कैपेसिटर क्या चेंज अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर अपोजिट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, अपोज करता है। तो फॉर डीसी सप्लाई के केस में क्या होगा, dV/dt इज 0। For DC supply at steady state condition, DC supply at steady state condition dV/dt is 0, I is 0, V is maximum। कब होगा, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। ठीक है, I 0 होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये कैपेसिटर। और कंक्लूड करें अपन तो कैपेसिटर क्या होता है, ये भी लीनियर नॉन लीनियर होता है ना, प्रैक्टिकल और आइडियल। प्रैक्टिकल, आइडियल, लीनियर, नॉन लीनियर भी होता है। ये तो Q/V है, जैसे उसमें था एयर कोर और आयरन कोर, वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये तो लीनियर था। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर वो सब होता है। ठीक है, तो लीनियर, ये लीनियर है। देखो लीनियर कब होगा याद रखना, कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस क्या होता है, एक कैपेसिटर की वैल्यू होती। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज मैग्नीट्यूड देन इट विल बी अ लीनियर कैपेसिटर। लिखो, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, if the capacitance of capacitor is independent on the voltage magnitude, then the capacitor is linear, and when the capacitance of capacitor depend on voltage magnitude, capacitor is non-linear. When the capacitance
of a capacitor depends on voltage magnitude, then it will be a non-linear. ठीक है, वैसे इंडक्टर के लिए भी है ना. When the inductance of an inductor is independent of the current flowing through it, it will be a linear inductor. ठीक है, इंडक्टर के लिए भी लिख लो वहीं पर लिनियर इंडक्टर वाले लाइन में. When the inductance of an inductor is independent of the current, then it will be a linear inductor. अगर वो करंट पे डिपेंड किया तो नॉन लीनियर इंडक्टर है. ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना चार्ज स्टोर होगा, जितना चार्ज स्टोर होगा उतना कैपेसिटेंस है. नहीं, दोनों के लिए वो, दोनों के लिए वो. देखो एक और याद रखना, एक और चीज़, टाइम कांस्टेंट होता है. टाइम कांस्टेंट इंडक्टर और कैपेसिटेंस दोनों में होता है. ठीक है, प्रैक्टिकल में होता है ना, ये खाली प्रैक्टिकल में होता है. इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, L/R टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर इज L/R, जबकि कैपेसिटेंस में ठीक है. टाइम कांस्टेंट क्या पता है, इतना टाइम लगेगा इंडक्टर को अपना एनर्जी रिलीज करने में, स्टोर करने में और डिसिपेट रिलीज करने में. सेम कैपेसिटेंस. क्लियर है. दोनों लेकिन प्रैक्टिकल में होगा ना, आइडियल में नहीं होगा. ठीक है, तो आज अपन पढ़े एलिमेंट्स के टाइप और पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स पढ़े, क्या अंतर होता है. कल पढ़ेंगे KVL, KCL, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सुपर नोड, सुपर मैश. ठीक है, यहाँ से आपका बेसिक टॉपिक फिर होगा ख़त्म. ठीक है, फंडामेंटल बेसिक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल का हो जाएगा ख़त्म. ठीक है, उसके बाद